प्रतिबिंब के मंच पर आज साक्षात्कार के लिए हमारे मेहमान हैं यातायात पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ वर्मा जी और सवालों का घेरा बना रहे हैं विजय रोहित जी। देखिए, मूल रूप से मैं कानपुर का निवासी हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी कानपुर से ही हुई है। अच्छा। वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन पीपीएन डिग्री कॉलेज से किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। अच्छा अच्छा। और मेरा सब्जेक्ट साइंस था और बॉटनी से ही मैंने एमएससी किया और उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में करने के लिए मैंने अपने सब्जेक्ट्स चेंज किए और एकदम ही अलग सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री लेकर के ही ये क्लियर किया मैंने पीसीएस 2000। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद कौन कौन सा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया आपने? देखिए, अगर बताएं तो ये पुलिस सेवा मेरी तीसरी सर्विस है। सबसे पहले मैं एक पद होता है जिला युवा कल्याण अधिकारी, उस पे रहा जो कि विकास भवन में रहता है। वहाँ मेरी पोस्टिंग बस्ती जनपद में रही। उसके बाद 99 में मेरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ एज ए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जहाँ पर मैंने 2 साल सेवा की। उसके बाद थर्ड मेरा फिर डीवाईएसपी के रूप में ये 2003 बैच में पीपीएस में हुआ। उसके बाद पुलिस में? और पुलिस में आने के बाद फिर कई जनपदों में एज ए सीओ मेरे द्वारा सेवाएं दी गई और फाइनली बरेली में 2016 में मेरा प्रमोशन एज एडिशनल एसपी हुआ। फिर बरेली जनपद के बाद मैं पहली पोस्टिंग मथुरा में एसपी सुरक्षा के पद पे रहा, फिर हाथरस रहा एडिशनल एसपी और 2 साल हाथरस रहने के बाद 3 साल मैं बदायूं में एसपी आरे रहा और उसके बाद फिर जनपद सहारनपुर में आपके सामने हूँ एज एसपी। अच्छा, एसपी ट्रैफिक में आप हैं। आपने जब सहारनपुर आए तो आपको यहाँ का माहौल और वातावरण और यातायात से संबंधित देखने के बाद कैसा लगा, कैसा? देखिए, सहारनपुर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा शहर है और मैं इस शहर के बारे में इसके पहले तो नहीं आया था, लेकिन इसके शहर के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था और मैं एज ए सीओ भी यहाँ नौकरी करने का इच्छुक था, लेकिन बाई चांस कभी मौका नहीं मिला। तो एज एडिशनल एसपी ट्रैफिक के रूप में जब इस जनपद में आया तो शुरुआती दौर में मुझे जनपद सहारनपुर में थोड़ा जिसे कहा जाए कि प्लान्ड वे में ट्रैफिक कम दिखाई पड़ा। उसके कुछ कारण थे, जैसे कि यहाँ थोड़ा पार्किंग प्लेस का अभाव है और इस वक्त जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में सहारनपुर को चिन्हित किया गया है। इसमें काम काफ़ी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत सुधार। क्या क्या चुनौती आपको लगती है? इस वक्त अगर ट्रैफिक की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती है पार्किंग की और ई रिक्शा और ऑटो की, और साथ ही साथ रोडवेज के बस का कोई बस स्टैंड प्रॉपर ना होने की वजह से रोडवेज बसेस की वजह से भी काफ़ी जाम की स्थिति आम जनता को देखने को मिलती है। इस संबंध में वरिष्ठ लेवल पर मेरी जो मीटिंग्स हुई हैं माननीय कमिश्नर महोदय और जिलाधिकारी महोदय और आरएम रोडवेज, इन सब से बातचीत के बाद अब अगले 1 वर्ष में शायद यहाँ एक जनपद को एक अच्छा बस अड्डा मिलेगा। यहाँ पर रोडवेज बसेस की अगर पार्किंग ठीक हो जाती है तो बाकी सड़कें चूँकि यहाँ की बहुत चौड़ी पूरे जनपद या शहरी क्षेत्र की नहीं है, इसी वजह से थोड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। तो मुझे लगता है कि आगामी 1 साल से 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक ट्रैफिक जाम से निजात। ऐसी योजना एक लंबे समय से यहाँ चल रही है कि होने वाला है 1 साल में या 2 साल में। क्या चौड़ीकरण संभव है पुराने क्षेत्रों में? देखिए, चौड़ीकरण तो उतना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस होता है, बट ऐसा है कि जो कुछ एलिवेटेड रोड्स बनते हैं और जो प्रस्ताव में नगर आयुक्त साहब से मीटिंग में मैंने अभी पाया था कि जो आगे प्रस्तावित है उसमें कुछ एलिवेटेड रोड्स भी बन सकती हैं यहाँ पे, खास तौर से हमारे घंटा घर पे, जो कि बहुत बड़ा कहा जाए कि एक केंद्र बिंदु है शहर का। अगर वहाँ पर अम्बाला टू इधर शहर की तरफ का कोई रोड ऐसा एलिवेटेड बनता है तो वहाँ पर हमको निश्चित तौर पर जाम से निजात मिलेगी। और बाकी जो जाम का कारण ई रिक्शा और ऑटो हैं उनके लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं और इसमें भी कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय द्वारा काफ़ी प्लानिंग की गई है। उसी के तहत हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। योजनाएं बता पाएंगे आपकी ई रिक्शा के लिए या ऑटो के लिए क्या नया करने जा रहे हैं जिससे नगरवासियों को कोई राहत मिले? देखिए, ई रिक्शा का अगर हम बात करें तो जनपद में इस वक्त 8 से 9 हज़ार ई रिक्शाज चल रहे हैं और 8-9 हज़ार ई रिक्शाज को इस वक्त वर्तमान में कोई कंट्रोल इसलिए नहीं कि उनका कोई रूट डिसाइड नहीं है। वो किसी भी रूट पे शहरी क्षेत्र में अपनी मनमर्जी तरीके से निकलते हैं
और उनका केंद्र बिंदु जो होता है वो घंटाघर होता है। इसी वजह से जो जाम की स्थिति है वो बहुत ही विकट हो जाती है। इसमें ARTO के साथ हमने जो प्लान किया है उसमें हमने इनको 13 रूट डिसाइड करके दिए हैं और उस पर एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं। अभी शुरुआत हो गई है, लगभग 1,500 से 2,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुके हैं जिनको हमने रूट निर्धारित करके दे दिया है। और उन स्पेशल 13 रूटों पर उनको एक स्टिकर दिया गया है जिसमें वो रूट नंबर लिखा हुआ है और उनको एक कलर कोड दिया गया है कि वो किस रूट के ई-रिक्शाज हैं। एक बार जब ये प्रचलन में आ जाएगा तो उसके बाद ई-रिक्शा हर तरफ ऐसे बेतरतीब तरीके से घूमते नहीं दिखाई देंगे और उनका एक रूट डिसाइड होगा जिसकी वजह से आम जनता को भी जाम से कम सामना होगा। जिससे RTO को अपने साथ आप लेकर निसंदेह चलना ही पड़ेगा। ऐसे में आपको लगता है कि ये सवारी वगैरह जो कोई किसी तरह का प्रबंध व्यवस्था है ही नहीं कि कितनी सवारी बैठेंगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो समस्या ई-रिक्शा की हो या ऑटो की, इसमें ओवरलोडिंग या उनकी संख्या निर्धारित है उससे ज़्यादा बैठाना और पीछे जो उनका डाला होता है उसको खोल के पीछे भी सवारियां बैठाना, इन सब चीज़ों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। और ये बात सही है कि जब भी अभियान चलते हैं तो मतलब ये जो ऑटो ई-रिक्शा वाले हैं ये लोग एक ग्रुप में इकट्ठा होकर अपनी बात रखते हैं आकर के, उनसे हमारा कम्युनिकेशन होता है। लेकिन अभी भी थोड़ी एक समस्या ये है कि ई-रिक्शा ऑटो का कोई यहाँ पर एसोसिएशन नहीं है। अगर एसोसिएशन होता है तब उनमें अपनी बात को आउटरीच करना आसान होता है। ऐसे उनको हम बेतरतीब तरीके से कहीं भी इकट्ठा करके उनकी हम ब्रीफिंग और मीटिंग करते रहे हैं और इस पर भी प्रवर्तन की कार्रवाई ARTO के लेकिन साथ अगर उनके ग्रुप होते हैं, उनके एसोसिएशन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, तो वो तो राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। बिल्कुल और दबाव बनाना शुरू कर देते हैं अधिकारी पे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और लेकिन अगर एक हमारी आउटरीच बढ़ जाए इन लोगों में, जब हम बुलाएं, जैसे कि हमारे माध्यम ARTO के माध्यम से, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट ARTO ही देते हैं और कोई भी ऑटो हो, ई-रिक्शा हो, उसको फाइनली RTO ऑफिस जाना ही पड़ता है, चाहे वर्ष में एक बार जाए, चाहे महीने में जाए, चाहे 6 महीने में जाए। तो हम ARTO ऑफिस के माध्यम से ही इन सबको एक मैसेज क्लियर करते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी। अब इस पे देखिए प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि सुधार देखने पुराने को क्षेत्रों में ज़रूरी नहीं सब जगह चौड़ीकरण हो, लेकिन जहाँ सड़कें चौड़ी चौड़ी है, मुख्यतः राय वाला है, कपड़े का इतना व्यापार होता है, क्या वहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से आप समझते हैं, देखते हैं ऐसे? देखिए, जो शहरी क्षेत्र का जो पुराना शहर किसी भी जनपद का रहता है वहाँ पर इस तरह की समस्याएं रहती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत घनी आबादी है और रोड उतने चौड़े नहीं हैं। रायवाला की बात करें तो वहाँ कुछ अतिक्रमण भी है, अतिक्रमण बड़ी संख्या में है। उस अतिक्रमण पर भी हमने नगर निगम के सहयोग से कार्रवाइयाँ की हैं और उसमें जो कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो वो नगर आयुक्त साहब से मीटिंग के बाद हमने तय किया है कि जो बीच का डिवाइडर है वो चौड़ा डिवाइडर ना रख करके बोलार्ड्स के जरिए डिवाइड किए जाएं, जिससे कि जो रोड का एरिया है वो कम से कम कवर हो। और हम कई जगह इस शहरी क्षेत्र में भी एकल मार्ग व्यवस्था भी लागू करने का प्रस्ताव भी कर रहे हैं, उसको भी हम अगले 15 दिनों के अंदर एकल व्यवस्था लागू करेंगे। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए बाधा बन जाता है। SD सहारनपुर विकास प्राधिकरण से आबादी क्षेत्र में इतनी दुकानें बन गई हैं, यातायात के ऊपर तो बर्डन आ गया है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो दुकानें बनी हैं, एक सामान्य सा जेई जो है वो बनाने में उसको सहयोग करता है और वो बनती चली जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो वो पुलिस के लिए बर्डन नहीं हो जाती? नहीं, देखिए बिल्कुल, जब इस तरह की दुकानें बनती हैं तो मैं ये कहूँगा आपको कि जब भी कोई ऐसे काम जो सरकारी होते हैं, नगर निगम में होते हों या विकास प्राधिकरण में होते हों, उसका एक कंपोनेंट पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को ज़रूर होना चाहिए, ताकि इसमें जिसमें भी रोड इन्वॉल्व हो, जहाँ पर भी उनका संचालन हो रहा हो ट्रैफिक का, उसमें ट्रैफिक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई भी प्लानिंग जब की जाए तो उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएं कि किसी भी तरह से मार्ग अवरुद्ध ना हो, आम जनता के लिए सुगम संचालन हम लोग सुनिश्चित करा पाएँ, इसकी व्यवस्था हो। नहीं, आम जनता जैसे सपने देखती है उसमें उनसे कैसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं आप? कि वो सपने तो देख रही हैं लेकिन अपेक्षा पुलिस को भी तो है कि वो उनको सहयोग करें, तो क्या उतना सहयोग मिल पाता है आपको? देखिए, आम जनता से भी हमको सहयोग बिल्कुल मिलता है और कई ऐसे मामलों में जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो लोकल मार्केट के ही जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे सहयोग में खड़े होते हैं। अब जहाँ तक अतिक्रमण की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि 100 अगर लोग हैं तो उसमें से केवल ऐसे 30% लोग ही हैं जो अतिक्रमण करने के उसमें इच्छुक में रहते हैं। बाकी जो 30% करते हैं उनको देखते हुए बाकी 70% भी अपनी दुकानों को आगे बढ़ा देते हैं। तो उन 30% को हम आइडेंटिफाई करके अलग से फोकस कर रहे हैं
और जो भी हमारे जो शहरी क्षेत्र के अंदर के मार्केट हैं वहाँ के दुकानदार जो इस तरह के अतिक्रमण करने के आदी रहे हैं उनके खिलाफ़ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले और इस तरह से हम एक अतिक्रमण मुक्त बाज़ार और रास्तों को सुनिश्चित करा सकेंगे। इतना अतिक्रमण है, इतनी भीड़ है, आप मुझे केवल इतना बताइए कि क्या है, मैं एक प्रॉपर एक जगह की बात कर रहा हूँ, एक सर्किल खींच दें कंजेस्टेड क्षेत्र का, तो क्या ऐसी परिस्थिति में हेलमेट आवश्यक है वहाँ? देखिए इस बारे में कई व्यापारी संगठन के लोग या अन्य लोगों के द्वारा जो बातें होती हैं उनका भी यही कहना होता है कि साहब हम तो अपनी बाइक से जा रहे हैं, हमारा तो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर हमें हेलमेट क्यों लगाने पे मजबूर किया जाता है। देखिए हेलमेट हमेशा आपके जीवन की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है और ये आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि आप 100 मीटर जा रहे हो, 200 मीटर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। वो आपका एक तरह से प्रोटेक्शन गियर है। आप थोड़ी दूर में भी जा रहे हैं, दूसरे की गलती से भी अगर आप बाइक से गिरते हैं और बाई चांस आपका सर सड़क पे लगता है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूर जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। आपने अधिकांश लोगों से इस विषय में जानने की कोशिश की है कि हेलमेट बाधक बनता है या उसका सहयोगी बनता है? देखिए बहुत सारे ख़ास तौर से नव युवकों में ये ज़रूर भ्रांति है कि अगर वो हेलमेट लगाते हैं तो उनके हेयर स्टाइल ख़राब होती है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको सफोकेशन होता है, किसी को कोई दिक्कत आती है, लेकिन जीवन से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। निसंदेह जहाँ की स्पीड 5 या 10 के उससे दौड़ती है गाड़ी स्पीड से, वहाँ और हेलमेट जो है बराबर नज़र नहीं आता, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा उनका प्रश्न है। तो बराबर का आदमी भी नज़र नहीं आता, उसमें संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है, न कि घटती है। आपका ऐसा मानना नहीं है? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए टेक्नोलॉजी और जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं वो हेलमेट के रूप में आएंगे, तो उसमें हर चीज़ में एक सर्वे होकर के एक रिसर्च होने के बाद ही वो चीज़ बनती है। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि हेलमेट लगाने से आपकी विजिबिलिटी में या आपके सुनने में कोई दिक्कत आ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लगाने की आदत की बात है। अगर आपकी आदत है तो आप हेलमेट के बिना आप गाड़ी पे मूव ही नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं सहारनपुर के अंदर जिन्हें पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है, जुगाड़ पता नहीं क्या क्या, वो ध्वनि प्रदूषण भी करती हैं, व्यवस्था को भी बिगाड़ती हैं, उन पर कोई नियंत्रक कोई ऐसा सामग्री नहीं है, तो ऐसे में क्या पुलिस के लिए एक समस्या नहीं बनती है? देखिए बहुत बड़ी समस्या जो आपने बताया वो जुगाड़ के नाम पे एक्चुअली जो व्यापारी हैं उनके जो सामान बीच मार्केट के अंदर आने होते हैं, उनका जो अपना इसका जस्टिफिकेशन या कहने के लिए वो होता है कि साहब हम को सामान अपनी दुकान तक लाना है या दुकान से कहीं और पहुंचाना है, तो ऐसी दशा में हमको एक वाहन चाहिए जिसकी वजह से जाम में ना फंसे। तो वो अक्सर मोटरसाइकिल काट के और उसमें इस तरह चीज़ें लगा के चलते हैं, जो कि बिल्कुल भी अवैधानिक है। और इस संबंध में भी आरटीओ साहब से मेरी बात हुई, इसका भी हम अभी निकट भविष्य में अभियान चलाने वाले हैं, जिसमें इस तरह के जो जुगाड़ हैं इसका इस्तेमाल शहर के अंदर तो बिल्कुल ही ना किया जाए, उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। अच्छा, जो लोग इतनी सेवाएं देते हैं पुलिस में, खास करके मैं यातायात की बात कर रहा हूँ, तीव्र गति से गर्मी होती है, उसके बीच में खड़े रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष पुरस्कार पुलिस सोचती है, विचारती है, या कुछ संस्थाओं को ये कहती है कि इन लोगों को के विषय में इनका उत्साहवर्धन करने के लिए कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस निश्चित तौर पर बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में काम करती है। और बहुत सारे एनजीओज़ या यहाँ के सहारनपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ भी कई ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने आप आगे से बढ़कर उनके लिए शेड की व्यवस्था की है। मुख्य चौराहों पर उन्होंने शेड लगाए हैं और शेड लगाने के साथ साथ उनको पानी की बोतल भी गिफ्ट करी है, और इस तरह की चीज़ों से इनका उत्साह भी बढ़ता है और निश्चित तौर पर थोड़ी ड्यूटी करने में आसानी भी रहती है। लेकिन ये उस प्रशासन और शासन की तरफ से अगर ये सहयोग मिले तो उनको लगे कि वो कर्मचारी जो है उत्साह के साथ काम कर सके। बिल्कुल, ट्रैफिक डायरेक्टरेट की तरफ से भी हम लोग सभी को निर्देश हैं ये कि जहाँ भी इस तरह के ट्रैफिक कर्मी हमारे काम कर रहे हैं उनको हम जो भी सुविधाएँ, चाहे वो शेड के संबंध में हो, चाहे उनके ड्यूटी आवर्स के संबंध में हो, इन सबको मुहैया कराई जाए। हमारा भी निरंतर प्रयास रहता है कि जो भी ड्यूटी करें एक अच्छे माहौल में करें। लंबे समय से कहा जाता है कि अवयस्क जो गाड़ी चलाते हैं उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगेगा या लगेगा, लगता भी आंशिक रूप से, लेकिन क्या ऐसी कुछ घोषणा स्कूलों को, अभिभावकों को की गई है कि आप इसके लिए दोषी होंगे अगर ये बालक ऐसे पाया जाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अभी भी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं कि नाबालिग बच्चों द्वारा जो वाहन चलाए जाते हैं उसमें एक्सीडेंट्स की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसको लेकर के जो नए कानून अभी आए हैं वो मैंने अभी DIOS और ARTO के साथ सभी प्रिंसिपल्स जो यहाँ के शहर के मुख्य कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजर्स की मीटिंग ली है, जिसमें उनको बताया गया कि इस संबंध में चेतावनी के रूप में एक फ्लैक्स अपने अपने कॉलेज गेट के बाहर चस्पा करेंगे, और जो भी उनके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है उसमें भी उनको बताएंगे कि नाबालिग बच्चों को किसी भी दशा में कोई दोपहिया चारपहिया वाहन ना दें। जैसे भी प्रबंध व्यवस्था में आपको सहयोग मिल सकता है, वो क्या आशा रखते हैं आप? देखिए, मैं तो सभी से अपील यही करूंगा कि अगर सभी नागरिक जनपद के हों या शहर क्षेत्र के, देहात क्षेत्र के, वो केवल अपने यातायात नियमों का पालन करें और यथासंभव हेलमेट लगा करके, सीट बेल्ट लगा करके वाहन चलाएं। यही हमारे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग भी है और उनका एहसान भी है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें किसी भी परिवार के कोई लोगों को खो दिया जाता है, तो वास्तव में हमको भी अंदर से लगता है कहीं ना कहीं हमारी भी ये कमी है कि वो एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में किसी की मृत्यु हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत